जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा है, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। और सब लोगों ने एक साथ, शराबबंदी के सब दल के लोगों ने एक साथ खड़ा होकर के इसके पक्ष में शपथ भी लिया। घरे घर गाँव गाँव शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? सारा महिला लोग बोलेंगी रुकिए, आपके यहाँ गांव गांव में घर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एनडीए शराबबंदी की तारीफ नहीं कर रहा है और महागठबंधन शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई। 9 साल हो गए। इसने राज्य की महिलाओं को कितनी राहत दी और शराब से लेकर ड्रग्स के स्मगलरों को कितना मौका मिला, इस पर बहस ही नहीं है। शराबबंदी की चर्चा सिरे से गायब कर दी गई है। शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार को महिला वोटरों का काफी समर्थन मिला है, लेकिन वो इसकी असफलताओं को जानते हुए भी चुप रह जाते हैं। एनडीए की चुप्पी रणनीतिक लगती है। राजद अपनी छवि के कारण मुश्किल में है। तेजस्वी यादव शराबबंदी की हकीकत को जानते हैं, मगर महागठबंधन ने शराबबंदी का विरोध नहीं किया, बीच का रास्ता निकाला। राजद ने समीक्षा की बात की। तेजस्वी यादव ने कहा ताड़ी से बैन हटा देंगे। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है शराबबंदी खत्म कर देंगे। बैन के हटने से जो राजस्व आएगा उससे शिक्षा व्यवस्था ठीक कर देंगे। शराबबंदी का मसला बहुत जटिल हो गया है। शराब के कारण घरेलू हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि औरतें अपने आप शराब की दुकानों को घेरने लगीं। 2013 में कोनार गांव में औरतों ने एक दुकान को इसी तरह घेर लिया। नीतीश कुमार को लगने लगा कि उनकी ही बनाई नीति से एक पीड़ित वर्ग तैयार हो चुका है। शराबबंदी करने पर महिलाओं का समर्थन लंबे समय तक मिल सकता है, जबकि यही नीतीश थे जिन्होंने 2005 से 2015 तक शराब के खूब लाइसेंस बांटे और शराब से मिलने वाले राजस्व को 10 साल में 500 करोड़ से 5000 करोड़ पर पहुंचा दिया। सरकार को पैसा मिल गया, मगर समाज में हाहाकार मच गया। शराब का झगड़ा घर घर पहुंचा, बर्बाद कर दिया। 2015 के चुनाव में शराबबंदी का नीतीश वादा करते हैं और 2016 में शराबबंदी कर देते हैं। सुशासन और विकास पुरुष की छवि बननी शुरू हो जाती है। सवाल उठते रहे कि इसे बंद करना संभव नहीं। लागू करने के लिए पुलिस के पास क्षमता, संसाधन और ईमानदारी नहीं। पुलिस और भी भ्रष्ट हो जाएगी। 1915 का बिहार एक्साइज एक्ट, 1938 का बिहार मद्य निषेध कानून को खत्म कर दिया गया। उसकी जगह सख्त कानून बना और 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। शराबबंदी को महान बताने के लिए गांधी जी का नाम लिया गया, लेकिन गांधी के नशा मुक्त विचार में माफिया और अवैध शराब की बिक्री भी नहीं है, इसे भुला दिया गया। नीतीश ने इस मसले पर सुनने से ही इनकार कर दिया। छवि बनती चली गई कि शराबबंदी लागू हो रही है और उधर बिहार में अवैध शराब का नेटवर्क फैलता चला गया। जो पैसा राजस्व के रूप में मिलता, वो पैसा काला धन बनकर नेताओं के पास नहीं पहुंचा होगा। इस पर वही यकीन कर सकता है जिसने देखना, सोचना और बोलना बंद कर दिया है। बिहार में कोई दावा नहीं कर सकता कि शराब नहीं मिलती। सरकार भी यह दावा नहीं कर पाएगी। अखबारों में शराब के पकड़े जाने की तमाम खबरें आए दिन छपती रहती हैं। नकली शराब पीकर मर जाने वालों को अब कोई याद नहीं करता। चुनाव आयोग ने 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच करीब 4.5 करोड़ की शराब पकड़ी है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है, वो भी उस राज्य में जहां 9 साल से शराबबंदी है। गोदी मीडिया भी औरतों से नहीं पूछ रहा है कि शराबबंदी से उनके घरों में क्या असर हुआ। अवैध रूप से शराब मिलने के कारण क्या फिर से मारपीट शुरू हो गई है, कमाई बर्बाद होने लगी है। अगर शराबबंदी का अच्छा असर हुआ है तो एनडीए को अपने भाषणों में इसका जिक्र करना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। अवैध शराब बिहार में बिक रहा है तो इसके पीछे का चेहरा कौन है? कौन लोग हैं जो इस अवैध धंधे से आराम से कथित रूप से हजारों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं?
यह किसी छोटे खिलाड़ी का काम नहीं हो सकता जो नाके पर पुलिस की चेकिंग में पकड़ा जाता है। शराब पकड़ी जा रही है मगर शराब माफिया कौन है यही नहीं पता चल रहा। हम क्यों अनजान बने रहना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में शराबबंदी के बाद भी शराब पहुंचाने वाला यह नेटवर्क कौन चला रहा है, इसके पैसे से चुनाव कौन जीत रहा है। बिहार चुनाव में अब तक कुल 21 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ पकड़े जा चुके हैं। किसी दिन 33 लाख तो किसी दिन 50 लाख की जब्ती हुई है। 666 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। 2020 के चुनाव से पहले की खबर है, चुनाव एक हफ्ते दूर था, उस समय रिपोर्ट हुआ कि बिहार में 5.5 लाख लीटर अवैध शराब जब्त हुई, जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ बताई गई। इस बार चुनाव से पहले 21 करोड़ की शराब जब्त की जा चुकी थी। पिछले 9 वर्षों में बिहार में शराबबंदी को लेकर 9.25 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं और 14 लाख गिरफ्तारियां हुई हैं। कोई इसकी बात नहीं कर रहा। गांव गांव में शराब पी जा रही है, सबको दिखाई दे रहा है। अब भी दिखाई दे रहा है कि गांव गांव में ड्रग्स फैल गया है, लेकिन कोई बात नहीं करता। आप अखबारों को पलटिए, बिहार में अवैध शराब से लेकर नशे का जाल कितना फैल गया है पता चलता रहेगा। ये लोग कौन है इसका जिक्र नहीं होगा। अगर शराबबंदी से औरतों का भला हुआ है तो ड्रग्स और अवैध शराब से किसका नुकसान हो रहा है? नशे के नेटवर्क के पीछे किसका चेहरा है? कोई बड़ा नाम सामने क्यों नहीं आता? 2016 में नीतीश कुमार जो कानून लेकर आए उसे ड्रकोनियन कहा गया। इस कानून को पटना हाई कोर्ट ने अवैध असंवैधानिक कह दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी। उधर नीतीश कुमार को समझ आ रहा था कि शराबबंदी से औरतों का बहुत बड़ा समर्थक वर्ग तैयार होने वाला है और इससे उनकी तारीफ होगी। तारीफ हुई भी। शराबबंदी के कानून में पुलिस को गिरफ्तार करने की मनमानी छूट दे दी गई। जब तक निर्दोष साबित नहीं होते हैं तब तक दोषी माने जाएंगे। किसी के घर में शराब मिली तो 18 साल से ऊपर के सभी पर केस हो सकता है, जेल जा सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग जेलों में डाल दिए गए, जिंदगी बर्बाद हुई, पैसा मुकदमों में गया। मीडिया में इसे लेकर अलग अलग संख्या की रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन पानी सर से गुजरा होगा तभी 2018 और 2022 में नीतीश कुमार अपने ही बनाए कानून में बदलाव करते हैं, कुछ नरम बनाते हैं। 2016 में 5 से 10 साल की सजा थी, 1 से 10 लाख तक का जुर्माना और बेल नहीं। 2018 के संशोधन में 3 महीने की जेल या 50,000 का जुर्माना ये प्रावधान किया गया। 2022 में 2 से 5,000 का जुर्माना और 1 महीने की जेल का प्रावधान किया गया। 2022 में संशोधन इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई कि जिस तरह से शराबबंदी के मामले में लोग जेलों में डाले जा रहे हैं उससे न्यायिक प्रक्रिया चोक होने लगी है। नीतीश कुमार शराबबंदी के कानून को नरम करते रहे और उधर शराब का अवैध कारोबार फैलता रहा। जहरीली शराब से मरने वालों की घटनाएं भी नहीं रुकी, लेकिन काला धन का ऐसा नेटवर्क बन गया और इसे इतनी खूबी से चलाया गया कि आप जानते तक नहीं कौन है। जिस बिहार के रग रग में राजनीति है उस बिहार में अगर शराब का अवैध नेटवर्क हजारों करोड़ का है और उसके पीछे पुलिस और नेता नहीं होंगे, यह कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब आप देखना नहीं चाहते। शराबबंदी की घोषणा के मात्र 4 महीने बाद अगस्त 2016 में गोपालगंज में अवैध शराब पीने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई। 1000 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। 25 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। अक्टूबर 2017 में रोहतास जिले में 4 लोगों की मौत हुई। 2021 में गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और सिवान सहित कई इलाकों में 40 से अधिक लोग मारे गए। दिसंबर 2022 में सारण में जहरीली शराब के कारण करीब 40 लोगों की जान गई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आरोप लगता रहा प्रशासन ने मरने वालों की संख्या कम बताई है। शराबबंदी को लागू करने के लिए जैसा ईमानदार प्रशासन चाहिए था वैसा संभव था भी नहीं, और प्रशासन ईमानदारी, जवाबदेही से काम कर सके उसके लिए व्यवस्था बनाई नहीं गई। जब भी शराब पीने से लोग मरे, किसी का तबादला किया गया। जो नया आया उसके कार्यकाल में भी शराब पीने से लोग मर गए। समस्या का समाधान नहीं हुआ, न जवाबदेही तय हुई। के पाठक को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। उन्हीं की देखरेख में कानून बना। जब लागू करने का समय आया, अप्रैल 2016 में तबादला कर दिया गया। शराबबंदी लागू होने के कारण
4 महीने के भीतर अगस्त 2016 में गोपालगंज में अवैध शराब पीने से 19 लोग मर गए। नवंबर 2021 में के पाठक को फिर से लाया गया, लेकिन दिसंबर 2022 में सारण और सिवान में 70 से अधिक लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं। जनवरी 2023 में सिवान में 8, अप्रैल 2023 में मोतिहारी में 26 लोग मरते हैं। जून 2023 में पाठक का तबादला शिक्षा विभाग में कर दिया जाता है। पाठक की जगह अजय यादव प्रधान सचिव बनाए गए हैं। इनके कार्यकाल में अक्टूबर 2024 में शराब पीने से सारण और सिवान में 35 से अधिक लोगों की मौत हुई है। ये सारी जानकारी हमने मीडिया रिपोर्ट से आपको बताई। शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर ना तब बहस हुई ना अब हो रही है। शराबबंदी कैसे लागू की जा रही है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का एक खतरा है। जो भी इस पर बात करेगा उसे औरतों के विरोध में बता दिया जाएगा, महिला वोटर का कार्ड खेला जाएगा। लेकिन कोई यह नहीं देखना चाहता कि महिलाओं के नाम पर अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार से कौन खेल रहा है। एक साथ मरने का आंकड़ा आता है तो हंगामा मचता है, लेकिन अवैध शराब से लोग धीरे धीरे कैसे मर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता। रिसर्च के दौरान पता चला कि अवैध शराब बनाने वाले शराब की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल मेथनॉल मिला देते हैं। मेथनॉल के कारण शराब में मौजूद एथेनॉल फॉर्मिक एसिड में बदल जाती है और जहर का काम करती है। ऐसी शराब पीने से आंखों की रोशनी जा सकती है, दिमाग को क्षति पहुंच सकती है और मौत हो सकती है। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए पीड़ित मदद के लिए अस्पताल जाने में देरी कर देते हैं क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर होता है। इस वजह से भी मौत और गंभीर नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। अवैध शराब बनाने वाले और पीकर मरने वाले दोनों ही समाज के सबसे गरीब और पिछड़े वर्गों से आते हैं, मगर सप्लाई करने वालों का नेटवर्क बड़े लोगों का है जिनका पता नहीं चलता। हर कोई तस्करी के रास्ते से लाई गई महंगी और ब्रांडेड शराब नहीं पी सकता, इसलिए अवैध शराब का माफिया काफी बड़ा होता जा रहा है। इसी साल की खबर है, भास्कर ने अपनी खोजी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर 7 जिलों में 10,000 से अधिक युवक अवैध शराब के धंधे से जुड़े हैं। इस धंधे से जुड़े लोगों का दावा है कि इसमें कॉरपोरेट की नौकरी से भी ज्यादा पैसा है। इस इलाके में यह स्टार्टअप की शक्ल ले चुका है। 2025 के हर महीने में 77,000 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। अक्टूबर महीने में 11 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई। अक्सर पुलिस प्रशासन के लोग भी इन अवैध धंधों में लिप्त पाए जाते हैं। बिहार में किस्सा आम है, जानते सब हैं कि कैसे नशा फैल रहा है। कम उम्र के बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। शराबबंदी लागू करने का सिस्टम नहीं है तो नशे की लत छुड़ाने के पुनर्वास केंद्रों की भी बड़ी बुरी हालत है। 2016 में नीतीश सरकार ने 39 नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र में एम्स और निमहांस में ट्रेन किए गए डॉक्टरों को तैनात करना था, लेकिन 2022 में जब इंडिया टुडे ने इसकी पड़ताल की तो पाया नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह से बर्बाद है। कहीं केंद्र बंद है तो कहीं किसी तरह से चल रहा है। कोविड में इसे आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया। शराबबंदी बिहार का बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचा दिए गए हैं। बाकी लोग जाति के हिसाब से अंदर अंदर मतदान करने की रणनीति बना रहे हैं। आचार संहिता के समय मोकामा में जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई, सवाल आयोग पर भी उठ रहे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है पहले से तय है और चुनाव होने का एक ड्रामा सेट किया गया है। इस सेट पर मीडिया भी एक किरदार है मुद्दों को गायब करने में, लेकिन उससे भी स्मार्ट जनता है मुद्दों को निगल जाने में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।